द प्रेसिडेंट। पिछले कुछ वीडियोस में हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की और उसके साथ साथ हमने पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की भी बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर है किस तरीके से वो एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और एक तरीके से जो एक्चुअल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट और इनके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा के साथ साथ प्रेसिडेंट भी होता है और इन तीनों को मिला के ही पार्लियामेंट बनती है। हम ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा होती है, ये तो होती ही है, बट एक्चुअल में जो पार्लियामेंट है वो किसको मिला के बनती है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की जो एसेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी बिल को पास करवाने में। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी और डिटेल में हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, क्या इनका रोल होता है, किस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। While the Prime Minister is the head of the government, the President is the head of the state. अब जब हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब कि जो पार्टी है, जिस पार्टी के मैक्सिमम एमपीज जीत के आए हैं वो पार्टी क्या करेगी? वो गवर्नमेंट बनाएगी। और गवर्नमेंट बनाने से क्या मतलब है कि वो अपने एक लीडर को चुनेगी और वो लीडर कौन होगा? पीएम। और फिर पीएम क्या करेगा? पीएम फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनेगा। एक तरीके से वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट। और इसको हेड कौन कर रहा है? पीएम। इनके लीडर कौन है? पीएम। तो पीएम जो है वो गवर्नमेंट के हेड है। बट इफ यू टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट तो वो स्टेट के हेड हैं। स्टेट का हेड मतलब ये नहीं कि जो हमारे तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये जो स्टेट है इसका मतलब ये नहीं है। जब हम ऐसे बात करते हैं स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट या स्टेट नेशन, जब हम ये इस तरीके की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है देश। स्टेट का मतलब यहाँ पे है देश, कि ये हमारे देश के हेड हैं। जैसे किसी देश का राजा होता है जो कि सबसे टॉप पोजीशन पे बैठा होता है, तो हमारे देश में जो सबसे टॉप की पोजीशन है वो है प्रेसिडेंट की। ये हमारे देश के हेड हैं। In our political system, the head of the state exercises only nominal powers. बट जैसे हम राजा की बात करते हैं, राजा के केस में क्या होता है? जो मोनार्की होती है उसके केस में क्या होता है कि जो मोनार्की है, जो राजा है, वो सारी पावर्स को एग्जीक्यूट करता है कि जितनी भी पावर्स हैं वो राजा के हाथ में होती हैं। बट हमारे केस में क्या है? जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो सबसे टॉप पोजीशन है, उसके पास सारी पावर नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल पावर्स ही एक्सरसाइज करता है। मतलब कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, सबसे टॉप पोजीशन के पर्सन हैं, वो क्या करते हैं? वो कुछ ही पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब सारी पावर उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर के केस में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा पावर के केस में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर है, वो पर्सन प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब प्रेसिडेंट भले ही हेड ऑफ द स्टेट हैं, बट उनके हाथ में सबसे ज्यादा पावर नहीं है। वो कुछ ही पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कुछ ही पावर है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। अब अगर हम अपने देश को कंपेयर करें ब्रिटेन से, तो हमें पता है ब्रिटेन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब वहां पे क्या है? वहां पे राजा वाला सिस्टम है और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे राजा के काम को एक तरीके से कंट्रोल करता है, उसकी पावर को लिमिट करता है। अब अगर हम कंपैरिजन करें ब्रिटेन की क्वीन का अपने देश के प्रेसिडेंट के साथ, तो कुछ वैसा ही रूल है। जैसे मैंने अभी आपको राजा का केस का एग्जांपल दिया ना, तो वैसे ही जैसे ब्रिटेन में क्वीन का काम है, वैसा ही कुछ हमारे देश में प्रेसिडेंट का काम है। और यहाँ पे लिखा है कि फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। मतलब कि जैसे इनका जो काम है वो ज्यादातर जैसे सेरेमनीज वगैरह होती हैं, कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, तो वहां पे अपने देश को रिप्रेजेंट करना। जैसे आपने रिपब्लिक डे में देखा होगा, जब रिपब्लिक डे की परेड होती है उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे सैनिक वगैरह होते हैं, जितनी भी तोपें जाती हैं, वो क्या करती हैं? वो प्रेसिडेंट को सलामी देती हैं, वो उनको सैल्यूट करती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो सेरेमनीज वगैरह हैं उसमें प्रेसिडेंट का ज्यादा रोल रहता है। अब हमने बोला कि भाई प्रेसिडेंट के पास पावर जो है वो कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, उनका फंक्शन सेरेमोनियल है, बिल्कुल है, उनके पास पावर्स हैं, कम है थोड़ी, बट जितनी भी पावर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, राइट। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ
all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. अब एक फंक्शन की बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो ये होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है कि हमारे देश में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारी लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, ये सारी चीजें हो गई, बेसिकली इन सबको ना जोड़ने का काम करता है। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, वो इन सबको सुपरवाइज करता है। हमारे देश में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ज्यादातर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गए, इनको सुपरवाइज करने का काम करता है, मतलब कि उनकी देखरेख करता है, इन द सेंस कि ये चेक करता है कि क्या जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं वो अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहे। और जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको साथ में एक साथ हार्मनी से, मतलब एक साथ उनको जोड़ने का काम करता है, ताकि ये सारे लोग एक साथ काम करें। ऐसा ना हो कि कोई अलग डायरेक्शन में निकल जाए और देश का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा पूरा ना हो पाए। तो इस चीज को ध्यान में रखने का काम कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ताकि सारे जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे देश के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव्स कि भाई डेवलपमेंट होनी चाहिए, गरीबी हटनी चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हैं वो हम अचीव कर सकें। सो हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल फंक्शनिंग को सुपरवाइज करते हैं। नाउ द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब ये चीज हम पिछले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं आते हैं, मतलब कि उनको डायरेक्टली जनता वोट नहीं देती है। जैसे हमने एमपीज की बात की, एमपीज के केस में क्या होता है कि डायरेक्टली एमपीज को हम वोट देते हैं कि भाई हम एक्स पर्सन को वोट देना चाहते हैं, वाई पर्सन को देना चाहते हैं, जेड पर्सन को देना चाहते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी लोग खड़े होते हैं इलेक्शंस में, हम उनको डायरेक्टली चुनते हैं कि भाई हम इस पर्सन को वोट देंगे, इसको या इसको, है ना। तो जो एमपीज है वो एक्चुअल में डायरेक्टली चुन के आते हैं, क्योंकि हम उनके नाम के आगे डायरेक्टली हम वोट देते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्टली नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में हम वोट नहीं करते। होता क्या है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो हमारे एमपीज हैं और जो हमारे एमएलएज हैं, तो ये सारे लोग मिलके हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। मतलब कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं, पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा एंड राज्यसभा में जितने एमपीज हैं वो, प्लस हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है। अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो हमारे राज्य की विधानसभाएं हैं, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हैं, वहां पे क्या होता है, एक तरीके से वही सीएम वाली जो लेजिस्लेचर रहती है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी एमएलएज होते हैं हमारे अलग अलग स्टेट के, अब हमारे देश में 28 स्टेट हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे इलेक्शंस होते हैं, दिल्ली हो गया, राइट, पुडुचेरी, जे&के, तो ये सारे कुछ हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे इलेक्शंस होते हैं। तो 28 स्टेट प्लस हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे इलेक्शंस होते हैं, इन सब के एमएलएज प्लस हमारे जितने भी एमपीज हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग मिलके हमारे प्रेसिडेंट के लिए वोट देते हैं और इनकी वोटिंग से हमारे प्रेसिडेंट चुन के आते हैं। तो डायरेक्टली हम प्रेसिडेंट के लिए नहीं वोट दे रहे, बट हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने वोट देके भेजा एमपीज को, हमने वोट देके भेजा एमएलएज को, तो हमने जिन लोगों को इलेक्ट किया है वो लोग हमारे बिहाफ पे फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं। A candidate standing for president's post has to get a majority of votes to win the elections. अब किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेजॉरिटी हासिल करनी पड़ती है। अगर वोट हो रहा है तो माइनॉरिटी मतलब जिस ग्रुप ने या जिस पर्सन ने कम वोट पाए हैं वो तो नहीं जीत सकता, तो वोटिंग होगी मतलब कि मेजॉरिटी ही जीतेगा। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं लिखा, इसका मतलब बस यही है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अगर कोई पर्सन खड़ा हो रहा है तो उसको मेजॉरिटी वोट लेने होंगे, मतलब कि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट लेने होंगे, तभी वो जीत पाएगा। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। अब जिस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं उससे हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने अभी देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो कैसे चुन के आते हैं, हमारे द्वारा चुने गए एमएलए द्वारा प्लस हमारे द्वारा चुने गए एमपीज द्वारा। तो हम लोगों ने किनको चुन के भेजा है, हमने एमपीज एंड एमएलए को चुन के भेजा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये लोग चुन रहे हैं प्रेसिडेंट को। तो कहीं ना कहीं
जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहा है, वो पूरे देश के लोगों के मत को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमपीज डायरेक्टली, है ना, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएलएज। अब जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं इफ ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी देन ए इज इक्वल्स टू सी वाला केस है। तो वही चीज यहां पे हो रही है कि अगर हम लोगों को, आम आदमी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपीज, और एक तरीके से एमपीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एमपीज प्लस एमएलएज, है ना। तो एमपीज एंड एमएलएज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। इसका मतलब आम आदमी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं हो गया ना कि जो प्रेसिडेंट है वो पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. अभी हमने बोला कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो पूरे देश को, पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। बट देखो ये रिप्रेजेंटेशन जो है, मतलब हाँ मान लिया कि जो प्रेसिडेंट है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट है, एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, बट हाँ इनडायरेक्टली वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ये क्लेम कर सकते हैं कि पॉपुलर मैंडेट उनके साथ है, मतलब कि पूरी जनता उनके साथ है, इस तरीके का क्लेम प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली चुन के आया है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद एक एमपी होते हैं। हमने ये डिस्कशन की है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो खुद एक एमपी होते हैं। मान लो किसी ऐसे पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो कहीं से भी इलेक्ट होके नहीं आया है, जो एमपी नहीं है, तो भी 6 महीने के अंदर अंदर उसे कहीं ना कहीं से चुन के आना पड़ेगा, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा। सेम केस मिनिस्टर के केस में कि अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को मिनिस्टर बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर बना दिया, जो पर्सन खुद कहीं से जीत के आया ही नहीं है, जो पर्सन खुद कहीं से एमपी नहीं बना है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर अपने अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से जीत के आना पड़ेगा, तभी वो पर्सन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना रह सकता है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली जनता से जुड़ा होता है, भले ही एज एमपी होता है बट वो डायरेक्टली जनता से जुड़ा होता है। जैसे अगर हम अभी करंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वाराणसी से चुन के आते हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है वाराणसी, तो वो वाराणसी के जो लोग हैं वो डायरेक्टली उनको वोट देते हैं और वो एज एमपी चुन के आते हैं वाराणसी से, है ना। जब वो एज एमपी वाराणसी से चुन के आते हैं, वो वाराणसी के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाद में क्या होता है कि जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने मोदी जी को एज देयर लीडर, एज प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर है उससे जनता का मत डायरेक्टली जुड़ा होता है, बट प्रेसिडेंट जो है उनका डायरेक्टली किसी भी तरीके से जुड़ाव नहीं होता जनता से, जो भी जुड़ाव होता है उनका वो इनडायरेक्टली ही होता है। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ये क्लेम कर सकते हैं कि हाँ जनता मेरे साथ है, उस तरीके से प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। और एक चीज मैंने आपको बीच में एक बार बताया था कि जो जनता है वो नॉर्मली इलेक्ट कैसे करती है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कैसे करती है, वो क्या करती है, वो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को वोट देती है। उसे एक्चुअली क्या करना होता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनके बेसिस पे वो वोट दे, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, ये एक्स वाई या जेड। बट जनता क्या करती है, वो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये देख के वोट देती है कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर मान लो, जैसे अभी एग्जांपल अभी के केस का लेके चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और वो नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो जनता क्या करेगी कि भाई बीजेपी, अगर बीजेपी जीत के आती है तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हम चाहते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो क्या करेंगे कि इन एक्स वाई और जेड में से जो भी पर्सन बीजेपी को बिलोंग करेगा वो उसको वोट दे देंगे। तो जनता एक्चुअली कैसे रिएक्ट करती है, वो पीएम को देख के रिएक्ट करती है, पीएम को देख के वोट दे दे कि कौन सा पर्सन पीएम बनने वाला है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं लोगों के डिसीजन को अफेक्ट करती है, और इस तरीके से भी कहीं ना कहीं पीएम क्लेम कर सकते हैं कि हाँ उनके पास जनता का मत है, जनता उनसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़ी होती है। सो प्रेसिडेंट इस तरीके का पॉपुलर मैंडेट, जनादेश नहीं क्लेम कर सकते कि उनके साथ जनता है बहुत बड़े लेवल पे, राइट। सो दिस इंश्योर्स दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब देखो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल की, डेमोक्रेसी में क्या है, सब कुछ जनता से रिलेट करता है, जनता को रिप्रेजेंट किया जाता है, जनता पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू।
तो इसीलिए क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आते हैं जनता से, तो उनके पास जो पावर रहती है वो नॉमिनल ही रहती हैं। उनके पास नॉमिनल पावर होने का एक कारण ये भी है कि वो डायरेक्टली कहीं से चुन के नहीं आते, वो डायरेक्टली जनता को एक तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए उनकी जो पावर है वो कम है। और जो बॉडीज जनता को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही हैं, लोकसभा, और लोकसभा में फिर जो लोग चुन के आ रहे हैं एज गवर्नमेंट, एज मिनिस्टर्स, उन लोगों के पास सबसे ज्यादा पावर है। तो रीजन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्यों प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की पावर है, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आते हैं। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बात हो रही थी एग्जीक्यूटिव की, बट मैंने पावर की बात भी कर दी है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब जो चीजें एग्जीक्यूट करता है, जो एक तरीके से कोई कानून आया, कोई लॉ वगैरह बना है, तो उसे इंप्लीमेंट करने का काम, उसे एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट एक तरीके से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बन के रहता है, क्योंकि ना जितने भी काम होते हैं ना देश में, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। उसमें प्रेसिडेंट का नाम जाता है, प्रेसिडेंट के नाम का एक तरीके से सिग्नेचर होता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। भले ही डिसीजन पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स ले रहे हैं, बट साइन किसका होगा, साइन होगा प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम हो रहे होते हैं, एक्चुअली में प्रेसिडेंट सारे काम नहीं कर रहे होते, इसीलिए उनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौन है, एग्जीक्यूटिव है हमारी गवर्नमेंट, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव हैं। और ये लोग काम करते किसके नाम पे हैं, ये काम करते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे। काम सारा यही कर रहे हैं, काम सारे ये पीएम, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारा काम ये कर रहे हैं, बट किसके नाम पे कर रहे हैं, नाम होता है प्रेसिडेंट का। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो नाम का ही एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। अब ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इसी तरीके से इनकी पावर जो है वो भी नॉमिनल ही है, मतलब वो कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। If you casually read the Constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. अब अगर आप नॉर्मली ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो आपको एक रीडिंग देने से ऐसा लगेगा, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ने से ऐसा लगेगा कि प्रेसिडेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ देश में है ही नहीं जो प्रेसिडेंट कर नहीं सकता, प्रेसिडेंट सब कुछ कर सकता है, ऐसा आपको नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ने में लगेगा। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो गवर्नमेंट है जो भी काम करती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे करती है, तो दिखने में ऐसा लग सकता है कि भाई सारे काम तो प्रेसिडेंट ही कर रहा है। All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. जितने भी लॉज वगैरह होते हैं, कोई पॉलिसी वगैरह है, इन सारी चीजों को प्रेसिडेंट के नाम पे इशू किया जाता है कि हाँ भाई प्रेसिडेंट ये काम कर रहे हैं। भले ही डिसीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, पर गवर्नमेंट किसके नाम पे सारा काम करेगी, वो प्रेसिडेंट के नाम पे करेगी। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। और जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती हैं। जैसे कि मैंने बात की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। हमारे सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, इन सबको कौन अपॉइंट करता है, आईएएस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है वो प्रेसिडेंट उस पे साइन करके देते हैं। तो इस तरीके से जो जितनी भी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं। These include the appointment of the Chief Justice of India, the judges of Supreme Court and the High Court of State, the governors of the state, the election commissioners, ambassador to other countries, etc. All international treaties and agreements are made in the name of president. तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल, जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे आईएएस वगैरह जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। इसी तरीके से अगर इनकी और मेजर अपॉइंटमेंट देखें कि वो बड़े बड़े किन बड़ी बड़ी हस्तियों को वो अपॉइंट करते हैं, तो जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, मतलब हमारे देश के सबसे टॉप मोस्ट लेवल के जो जज होते हैं एक तरीके से, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। जितने भी हमारे देश में गवर्नर्स होते हैं, जो जितने भी हमारे देश में स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब गवर्नर कौन होते हैं, देखो जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, तो हमें दिखता है कि एक पीएम है और उसके ऊपर फिर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो पीएम की पोजीशन पे कौन बैठा होता है, सीएम। मतलब जो रोल पीएम का होता है स्टेट लेवल पे, वो काम किसका होता है, सीएम का। जैसे हमारी एक स्टेट है मध्य प्रदेश है मान लो, तो मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो सीएम है, तो वो यहाँ पे सीएम है। और गवर्नर एक तरीके से स्टेट के प्रेसिडेंट होते हैं। तो स्टेट लेवल पे सीएम जो है
वो एक तरीके से पीएम की तरह होता है, जो पीएम नेशनल लेवल पे है, और जो रोल नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट का होता है, कुछ उसी तरीके का रोल स्टेट लेवल पे गवर्नर का होता है। तो करेंटली जैसे मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है मंगूभाई सी पटेल। तो सीएम कौन हो गए? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन हो गए? मंगूभाई सी पटेल। तो ये जो एक तरीके से गवर्नर हैं स्टेट के, ऐसे हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, ये जो गवर्नर हैं इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में इलेक्शन कमीशन को काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो टॉप मोस्ट पर्सन है वो होता है इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं हमारी कंट्री के दूसरी कंट्रीज में, जैसे अमेरिका में हमारे देश के एम्बेसडर्स हैं, तो उन एम्बेसडर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं गवर्नमेंट किसके नाम पे करती है? प्रेसिडेंट के। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, मतलब कि एक देश, अगर हमारा देश इंडिया है, तो इंडिया अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई ट्रीटी कर रहा है, कोई एग्रीमेंट कर रहा है, मान लो अमेरिका के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट किसके नाम पे होगा? क्या कहेंगे कि भाई कौन एग्रीमेंट कर रहा है? इंडिया कोई एक पर्सन तो नहीं है, इंडिया के तो 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग तो जाके उस पर साइन नहीं करेंगे। तो कौन ऐसा पर्सन होगा जो इंडिया की तरफ से साइन करेगा? किसका नाम लिया जाएगा कि हाँ ये पर्सन ट्रीटी कर रहा है? तो उसमें प्रेसिडेंट का नाम जाता है। तो जब इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो भी किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट उस पे साइन करते हैं और ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट वो एग्रीमेंट या ट्रीटी कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबके भी एक तरीके से चीफ होते हैं। इन सबके सुप्रीम कमांडर होते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई हमारे देश में आर्मी के चीफ अलग हैं, नेवी के चीफ अलग हैं, एयरफोर्स की चीफ अलग है। इन सबके चीफ के ऊपर भी कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो एक तरीके से हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको भी कमांड कौन करता है? उनके भी टॉप मोस्ट पे कौन बैठा है? हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको एक तरीके से बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से देखने में ऊपर से ये लग सकता है कि जितने भी बड़े बड़े काम हैं वो तो सारे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, सारे ट्रीटीज, एग्रीमेंट सब प्रेसिडेंट के नाम पे हो रही हैं, जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रही हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो देश में ऐसा कुछ है ही नहीं जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें ऊपर ऊपर से देखने में लगती है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? देखो, हम क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम होते हैं, हम ये नहीं कह रहे प्रेसिडेंट ये काम करते हैं। तो यही डिफरेंस है, प्रेसिडेंट के नाम पे कोई और काम करता है और नाम लगा दिया जाता है कि हाँ ये प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में काम कोई और करता है। तो प्रेसिडेंट ना सिर्फ नाम के ही रह जाते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, उनके पास नाम पे सारे काम होते रहते हैं, एक्चुअल काम तो कोई और करता है। कौन करता है इसका आइडिया आपको लग चुका है, बट आगे इस पैराग्राफ में हम और इसे डिटेल में समझेंगे। But we should remember that the president exercises all these powers on the advice of the council of ministers। तो जब हमने council of ministers के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उसमें कि जो मेन डिसीजंस है वो कौन लेते हैं? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कौन से वाले मिनिस्टर सबसे मेन डिसीजन लेते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो प्रेसिडेंट को जितने भी काम करने की एडवाइस है वो कौन देता है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना एक्चुअली सारा काम कर लेते हैं और वो प्रेसिडेंट को जाके बताते हैं कि सर हम ये काम कर रहे हैं, आप कृपया करके इस पे साइन कर दो। तो कुछ इस तरीके का सीन ज्यादातर रहता है। वैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उस चीज पे साइन करें नहीं करें, तो ये सारी चीज भी होती है उनके पास। कई मामलों में ये मर्जी रहती है कि वो किसी चीज को हाँ कहें या ना कहें, वो टोटली उनकी मर्जी है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। बट नॉर्मली क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो भी एडवाइस उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाती है उसके साथ वो सहमत हो जाते हैं और वो उस पर बस साइन कर देते हैं। तो एक्चुअली जो डिसीजन है वो कौन कर रहा है? ले रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट बस वो काम कर दे रहे हैं जो कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस किया है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। तो अगर किसी चीज से प्रेसिडेंट असहमत हो रहे हैं
अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ ऐसी एडवाइस दे दी है जिससे कि प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है और उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि भाई आप इस चीज में ये चेंजेस ला दो, ये चेंज कर दो, तो मैं हाँ कह दूंगा, मैं साइन कर दूंगा या कर दूंगी। सो इस तरीके की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। बट अगर मान लो क्या हुआ कि एक एडवाइस थी जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को दी। अब प्रेसिडेंट को ये जो एडवाइस है ये पसंद नहीं आई। प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस एडवाइस में ना कुछ चेंजेस कर दो, कुछ चेंज कर दो, इसमें कुछ बदलाव कर दो, अगर आपने ये बदलाव कर दिए तो अच्छा रहेगा। अब मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ना वो चेंज लाए ही नहीं जो प्रेसिडेंट ने कहा था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या किया, अपनी एडवाइस को देखा कि भाई हमने तो ये एडवाइस किया था, फिर देखा कि प्रेसिडेंट ने ये चेंज बताए हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लगा कि जो चेंजेस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किए हैं वो सही नहीं है या इनका मन नहीं है वो चीज इंप्लीमेंट करने का। तो ये क्या करते हैं, ये सेम एडवाइस वापस से चिपका देते हैं कि भाई प्रेसिडेंट देखो हम ये चेंज नहीं ला रहे, हम ये चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, आप इसी एडवाइस को मानो। तब एक तरीके से प्रेसिडेंट की मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें फिर साइन करना ही पड़ेगा। एक बार वो रिकंसिडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस भेज सकते हैं कि भाई आप इसे रिकंसिडर कर लो और सोच समझ लो इसके ऊपर। बट अगर सोच समझने के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम ही एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट को उसको एग्री करना पड़ेगा, उस पर साइन करना पड़ेगा। सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू इट। ऐसा ही हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि भाई अगर कोई बिल वगैरह है जो कि दोनों हाउसेस से पास हो चुका है, जिसे लोकसभा ने भी पास कर दिया है, जिसे राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, बट ये बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता, वो एक्चुअली में पास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रेसिडेंट उसको असेंट ना दे दे, मतलब उस पर सहमति ना दिखा दे, उस पर साइन ना कर दे। तो अगर किसी बिल को एक्ट बनना है तो क्या करना होगा, प्रेसिडेंट की असेंट लेनी होगी, प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी है। इफ प्रेसिडेंट wants she can delay this for some time and send the bill back to parliament for reconsideration। अब जैसे हमने एडवाइस के केस में देखा वैसे ही सेम इन बिल के केस में भी है। अगर कोई ऐसा बिल है जिससे कि प्रेसिडेंट की असहमति है, जो कि प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसको हाँ कहने में थोड़ी देर लगा सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि आप इसको रिकंसिडर करो। वो पार्लियामेंट को कह सकते हैं, जो एमपीज है, एमएलएज है, मतलब जो लोकसभा है, एक्चुअली जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, उसको वो बोल सकते हैं कि भाई आप इसको रिकंसिडर करो, आप इसमें कुछ चेंजेस लाओ, है ना। तो एडवाइस की तरह ही वो किसी बिल के लिए भी सेम चीज कह सकते हैं कि भाई आप देख लो इसमें ये चेंजेस ला सकते हो। तो बट अगर पार्लियामेंट को चेंजेस सही नहीं लगे और वो सेम बिल प्रेसिडेंट के आगे रख देती है, तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से ना प्रेसिडेंट के पास कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ना ये अगर एडवाइस की बात करें तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी है, वो चाहे तो एडवाइस एक्सेप्ट करें, चाहे तो ना करें। मतलब प्रेसिडेंट ने जो चेंजेस कहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लाने के लिए, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी है वो उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करें या ना करें। अगर उनका मन करता है कि वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करें तो अच्छी बात है, वो चेंजेस करके वापस से एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को भेज देंगे और प्रेसिडेंट भी खुश हो जाएंगे कि चलो जो मैंने इनको चेंजेस बोले थे करने के लिए, जो रिकंसिडर करने के लिए बोला था, वो इन्होंने किया, और वो खुशी खुशी साइन कर देंगे। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगा कि वो चेंजेस सही नहीं है और उन्होंने एडवाइस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं किए और उन्होंने वही पुरानी वाली एडवाइस प्रेसिडेंट को दे दी, अब भी प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। अब उन्हें दुखी होकर साइन करना पड़ेगा, पर साइन तो करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, नॉमिनल पावर्स है। बिल के केस में भी सेम है कि भाई अगर चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं किए, पार्लियामेंट ने सेम बिल उनके सामने लाके रख दिया बिना चेंजेस किए, तो उन्हें दुखी होकर साइन करना ही पड़ेगा। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले पैराग्राफ में हमने बात की थी कि भाई किस तरीके से बड़े बड़े काम प्रेसिडेंट करते हैं, वहीं अभी दूसरे पैराग्राफ में हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से बस वो नाम के लिए काम करते हैं, वो एक्चुअली में काम करते नहीं है। एक्चुअली में तो भाई पार्लियामेंट डिसीजन ले रही है, पार्लियामेंट किसी लॉ को पास कर रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ खास ज्यादा पावर है नहीं। तो आप ये सोच सकते हो कि भाई एक्चुअली ये करते क्या है। कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल। क्या कुछ ऐसी चीजें जो वो अपनी मर्जी से कर सकती हो। वो एडवाइस लेती हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से लेती हैं, उन्हें कोई बिल वगैरह पास करना होता है वो भी
पार्लियामेंट की मर्जी से चलता है, उनकी मर्जी को कोई सुन ही नहीं रहा है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है? देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू हर ओन, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि खुद कर सकती हैं, जो कि है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। बट ये चीज भी काफी रेयर होगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये भी एक तरीके से नाम का ही हो जाता है। इस पावर को इस्तेमाल करने का मौका प्रेसिडेंट को बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो ये भी कुछ खास बड़ी पावर नहीं है, वैसे कहने को तो बहुत बड़ी है, बट इस पावर को यूज करने का मौका ही बहुत मुश्किल से आता है, तो फिर क्या ही फायदा है। So when a party or coalition of parties secure a clear majority in the elections, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कोई पार्टी मेजोरिटी से जीत के आती है, जब लोकसभा के इलेक्शंस में कोई ऐसी पार्टी है या ऐसा कोई गठबंधन है, कोलिशन है जो कि मेजोरिटी से जीत के आ गया है, तो हमें पता है कि जो पार्टी या कोलिशन मेजोरिटी से जीत के आया है, वो पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपने एक लीडर को, उस पार्टी के जो एमपीज हैं वो अपने एक लीडर को सजेस्ट करते हैं एज पीएम, और प्रेसिडेंट को फिर उस लीडर को ही अपॉइंट करना पड़ता है। प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस होती नहीं है। बट when no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. बट अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें कि इलेक्शंस के दौरान किसी भी पार्टी या किसी भी कोलिशन ने मेजोरिटी नहीं गेन की, जैसे हम पिछले वीडियोस में एक एग्जांपल भी डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो दो पार्टी हैं, है ना, हमारी वही काजू एंड बादाम पार्टी है। अब इसमें भी 3 एमपीज जीत के आए, इससे भी 3 एमपीज जीत के आए। तो जब दोनों ही सेम एमपीज जीत के आए हैं और दोनों में से कोई मेजोरिटी में नहीं है, इस केस में क्या होगा? इस केस में प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी ऐसे पर्सन को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जिसको कि वो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा उसको पब्लिक की सपोर्ट मिल सकती है। मतलब इस केस में प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं। बट ऐसा केस बहुत ही कम होता है कि भाई कोई पार्टी मेजोरिटी में आए ही ना, या कोई कोलिशन मेजोरिटी गेन करे ही ना। तो ये चीज बहुत कम देखने मिलती है। ऐसा हुआ है पास्ट में 1-2 बार कि जब प्रेसिडेंट ने किसी को अपॉइंट किया है, बट बहुत ज्यादा बार नहीं हुआ। मतलब 70 साल में आप देख लो, बहुत मुश्किल से एक आध बार हुआ होगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। तो प्रेसिडेंट किसको अपनी मर्जी से डिस्क्रिशन बनाता है? अपनी डिस्क्रिशन से पीएम बनाता है उस पर्सन को जो कि उसे लगता है कि हाँ, उसे लोकसभा में मेजोरिटी मिल सकती है, हाँ, ज्यादातर लोग उसके सपोर्ट में हो सकते हैं। ऐसे पर्सन को प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अब जब प्रेसिडेंट इस तरीके से किसी ऐसे पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं जो कि उन्हें लगता है कि मेजोरिटी पा सकता है, तो फिर मतलब प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से बेसिकली एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब जब वो किसी पर्सन को अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बना देंगे ना, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद कि आपको ना लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करनी होगी विद इन स्पेसिफाइड टाइम, कि कुछ समय के अंदर अंदर आपको ये जताना होगा, आपको ये प्रूव करना होगा कि हाँ, मेजोरिटी आपके साथ है। मतलब वापस से बता देती हूँ कि मान लो प्रेसिडेंट ने किसी पर्सन को अपनी मर्जी से पीएम बना दिया, पीएम की तरह अपॉइंट कर दिया, तो अब प्रेसिडेंट इस पर्सन को जिसको उन्होंने अपनी मर्जी से अपॉइंट किया, उसे ना कह सकते हैं कि भाई देख, मैंने तुम्हें पीएम तो बना दिया, बट तुम ना एक काम करो, 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रूव कर दो कि मेजोरिटी तुम्हारे साथ है, नहीं तो तुम्हें पीएम से हटना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट कह सकते हैं। अब इसमें तो प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स की बात की गई कि कैसे वो अपॉइंट करते हैं, कैसे वो एक तरीके से बिल वगैरह को पास करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पावर की बात की गई कि कैसे वो अपनी मर्जी से किसी प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं अगर मेजोरिटी नहीं आ पा रही है किसी पार्टी या कोलिशन द्वारा इलेक्शंस में। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो जेन्युइनली प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं, जो कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट वो आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आप डिटेल में पढ़ोगे कि हाँ, प्रेसिडेंट के पास और भी पावर्स होती हैं। जैसे कि आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि कोई कैदी है, कोई क्रिमिनल है, उसको फांसी की सजा होने वाली है, सजाए मौत उसको सुना दी गई है, और वो प्रेसिडेंट के आगे प्ली करता है, प्रेसिडेंट के आगे एक तरीके से रिक्वेस्ट डालता है कि भाई मेरी सजा कम कर दो, मेरी फांसी की सजा को कम कर दो।
तो कुछ इस तरीके की पावर भी प्रेसिडेंट के पास रहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट की मर्जी है वो उसकी फांसी की सजा को रोकना चाहता है या नहीं। तो ऐसी और पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, बट वो आप आगे वाली क्लास में पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में। अभी के लिए आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब कि वो एक तरीके से नाम के लिए चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, और उनकी जो पावर्स हैं वो भी नॉमिनल ही होती हैं। उनकी पावर्स भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पावर्स नहीं होती। ज्यादा बड़ी पावर हमने डिस्कस कर चुका है, पीएम के हाथ में होती है। प्रेसिडेंट जो है उनके पास नॉमिनल पावर्स रहती हैं, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहते हैं, क्योंकि सारा कुछ उनके नाम पे हो रहा होता है, वो एक्चुअली कर नहीं रहे होते हैं। बट इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये हमारे देश के फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन कहते हैं, कि वो हमारे देश के सबसे पहले नागरिक हैं, सबसे पहले पर्सन हैं, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वैसे। The President Shri Ram Nath Kovind administering the oath of office of the Prime Minister to Shri Narendra Modi at a swearing-in ceremony at Rashtrapati Bhavan on 30 May 2019। अभी जो पिक्चर है ये किस चीज की है, आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े हैं और यहाँ पे हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी खड़े हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवा रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी को ओथ दिलवा रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी एक तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनसे शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, इनका भी एक अपना रोल है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और इसको हमें एक तरीके से नजरअंदाज या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये।